साइबर सिटी गुरुग्राम में अभी कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ अब डेंगू भी डराने लगा है। डेंगू के बढ़ते मामलों ने जिला स्वास्थ्य विभाग को चिंता में डाल दिया है। गुरुग्राम में डेंगू का डंक अब और ज्यादा जहरीला साबित हो रहा है। लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सख्त हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने गुरुग्राम जिले में 38 सरकारी सेंटरों पर रैपिड रिस्पांस टीम गठित की है, जो जगह जगह जाकर सर्वे कर रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की माने तो नवंबर महीने में डेंगू तेजी से अपने पैर पसार सकता है, जिसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई है। उसको देखते हुए भी हमने सभी डिपार्टमेंट्स के साथ टाई अप किया। तो हमने एमसीजी के साथ बात की, जिसमें हमने ना केवल जिसको कहूँ मैं एंटी लार्वल एक्टिविटीज़ भी करने की कोशिश करी। इसके अलावा मेन था वाटर बॉडीज़ को आइडेंटिफाई करना, जो गुड़गांव में कभी भी 130 या उससे 135 के आसपास रहती थी, इस बार वो 173 तक पहुंची हैं। तो हमने ऑलमोस्ट सभी में जो पॉसिबल है उनमें से 165 में हमने गंबूजिया फिश छोड़ रखी। 8 ऐसी वाटर बॉडीज़ हैं जिनमें फ़िश छोड़ना संभव नहीं था। उनमें हमने या तो MLO या काला तेल या हम टेमीफोस डालकर उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं। MCG से बात की, जगह जगह डिवीडिंग कराने की कोशिश की। अभी सभी जगह पूरे शहर में हमने IC एक्टिविटीज़ पे जोर दिया है। गुरुग्राम हेल्थ विभाग की माने तो गुरुग्राम में 19 एरिया डेंगू का हॉटस्पॉट बने हुए हैं, जिनमें से वजीराबाद, फारूखनगर, बादशाहपुर, पटौदी और गुरुग्राम के कई इलाके शामिल हैं, जिनमें रैपिड रिस्पांस टीम की खासी नजर है, ताकि डेंगू के डंक को जड़ से खत्म किया जा सके। मैं ये नहीं कहता कि डेंगू के केसेस कितने आएंगे वो इम्पोर्टेंट है। डेंगू के केसेस आ सकते हैं, पीक अभी आना बाकी है। मेन चीज़ ये है कि हमें इससे कोई मोर्टेलिटी ना होने दें। तो उसके लिए ना केवल आप टाइमली डॉक्टर से संपर्क करें, कोई दवा स्वयं ना लें, खास करके ब्रूफिन, एस्पिरिन एट्सेट्रा, ये आपके प्लेटलेट्स पे असर डालती हैं। और प्राइवेट अस्पतालों को भी हमने दिशा निर्देश दिए हैं और आपको भी बता रहे हैं, किसी पर दबाव ना डालें प्लेटलेट्स लेने के लिए। उसके लिए गाइडलाइन फिक्स्ड है। कोई ब्लीडिंग, कोई कॉम्प्लिकेशन, अगर 10,000 से कम प्लेटलेट हैं तभी आवश्यकता है, 20,000 से कम है और ब्लीडिंग टेंडेंसीज हैं तभी आपको प्लेटलेट लेने की ज़रूरत है। और यहाँ लोगों से अनुरोध ये करेंगे कि ना केवल जब जरूरत पड़े स्वयं के अपने परिवार के लिए आप सिंगल डोनर प्लेटलेट के देने के लिए आगे आएँ, बल्कि दूसरों के लिए भी यदि ज़रूरत पड़ती है आने वाले टाइम में तो आप आगे आएँ। साइबर सिटी गुरुग्राम में बढ़ते डेंगू को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग मास्टर प्लान तैयार कर रहा है। अब ऐसे में आम लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा और अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ख्याल रखना होगा। अंबाला में निजी स्कूल संचालकों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। 134A के तहत मांगे गए आवेदनों के खिलाफ निजी स्कूल संचालकों ने ये विरोध प्रदर्शन किया। हरियाणा सरकार की ओर से निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को एडमिशन दिलाने के लिए एक बार फिर 134A के तहत आवेदन मांगे गए, जिसको लेकर निजी स्कूल संचालक विरोध पर उतर आए। इस दौरान स्कूल संचालकों ने एकत्रित होकर डिप्टी DEO के माध्यम से DEO के नाम ज्ञापन सौंपा है और पिछले सालों में पढ़ाए गए बच्चों की एवज में रीइंबर्समेंट की डिमांड की गई। स्कूल संचालकों ने कहा कि बीते 5 सालों से सरकार ने रीइंबर्समेंट नहीं दी है और ऐसे में इस साल वो बच्चों को मुफ्त में स्कूल में पढ़ाने में सक्षम नहीं है। स्कूल संचालक प्रशांत मुंजाल ने कहा, स्कूलों को समय पर रीइंबर्समेंट मिले, इनका सर्टिफिकेट सही बने और टेस्ट भी ठीक से लिए जाएं, फिर स्कूल संचालकों को एडमिशन देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आज हमारे पास कोई चॉइस नहीं बची थी यहाँ पे इकट्ठा होने के लिए। यहाँ पे इकट्ठा होना पड़ा हम सबको मजबूरी में और फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि ये 134A का रूल सरकार अपनी मर्जी से कभी किधर को स्टीयर कर देती है, कभी किधर को स्टीयर कर देती है। अभी कुछ महीने पहले हमें मैसेज दिया गया था कि इस साल से नए 134A के एडमिशन नहीं होंगे और सारे के सारे एडमिशन मॉडल संस्कृति स्कूलों में किए जाएंगे और हमारा बकाया पैसा भी दे दिया जाएगा जो पुराने बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, जो 4-5 सालों से 6 सालों से पढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया और सडनली बिना नोटिस के हमारे को 4 दिन का टाइम दिया गया कि अपनी वैकेंट सीट्स दीजिए। निजी स्कूल संचालकों का कहना है, हमारी सरकार से मांग है कि नए एडमिशन से पहले हमारी पुरानी पेमेंट पूरी हो। वही समय एडमिशन करना गलत है, क्योंकि इस समय न तो स्कूल बच्चों को पढ़ा पाएंगे और न ही बच्चे समझ पाएंगे। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हम पिछले 5 सालों से फ्री में बच्चे पढ़ा रहे हैं। 200 से ज़्यादा बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक रीइंबर्समेंट के नाम पर एक भी पैसा हमें नहीं मिला है।
लोगों का जो सरकार ने फीस तय की है 300-400 रुपये, वो भी नहीं दे पा रही है। तो हमारी ये डिमांड थी आज के नए एडमिशन से पहले हमारे पुराने जो एडमिशन्स हुए हैं उनकी रीइंबर्समेंट की जाए। लोगों ने डीओ साहब को ज्ञापन दिया है 134A के जो इस सेशन के अंदर एडमिशन्स कर रहे हैं वो ये बहुत लेट एडमिशन्स हैं। इस समय बच्चों के साथ ये नाइंसाफ़ी है और हमारे साथ भी। इस समय अगर एडमिशन्स होते हैं हमारे स्कूलों के अंदर ना तो बच्चे पढ़ पाएंगे ना हम ढंग से पढ़ा पाएंगे। दूसरा ये है कि अभी तक हमारा जितना भी 134A का क्लेम है किसी भी स्कूल का पूरा क्लियर नहीं हुआ है। डिप्टी डीओ का कहना है कि प्राइवेट स्कूल संचालक मिलने आए थे। सभी का कहना है कि जिनकी भी पेमेंट नहीं आई है वो दोबारा से रिक्वेस्ट भेजेंगे और इस संबंध में डायरेक्टर ऑफिस में भी लिखा गया है। इनके जो भी पॉइंट्स हैं कि इनकी कुछ फीस की पेमेंट्स नहीं आई हैं तो उसके रिगार्डिंग हम आगे भेज देंगे जो इनका बैलेंस अमाउंट है। और जो टेस्ट हैं वो फेयर होते हैं, इसमें अनफेयर इन्होंने लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। हर बार जो होता है तो इसमें और इनकम सर्टिफिकेट अगर फेक है, अगर कोई फेक देता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। निजी स्कूल संचालक 134A को आर्थिक मार के तौर पर देख रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इन निजी स्कूल संचालकों की मांग कब तक पूरी हो पाती है। अक्सर जब भीड़ के हत्थे कोई चोरी का आरोपी चढ़ जाता है तो उसकी धुनाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है, लेकिन यमुनानगर के देवदर में ग्रामीणों ने चोरी के आरोपियों को सजा ही सुना दी। अक्सर आपने कई वायरल वीडियो देखे होंगे, किसी ने हंसाया होगा तो किसी ने परेशान किया होगा। अब एक और हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पंचायत का तुगलकी फरमान भी सामने आया है। दरअसल यमुनानगर के छछरौली के गांव देवधर में पंचायत में 3 युवकों को अजीबोगरीब सजा सुनाई गई है। चोरी के आरोप में पकड़े गए इन 3 युवकों के सिर के आधे बाल काट दिए और डरे सहमे आरोपी बेहद ही घबराए हुए थे कि जाने भीड़ इनके साथ क्या सलूक करेगी। दरअसल गांव देवधर में पंचायत में 3 युवकों को एक घर में गैस सिलेंडर चोरी करते हुए पकड़ लिया गया और फिर इनकी खूब धुनाई भी की गई। इसके बाद सजा देने के लिए गांव में पंचायत हुई तो पंचायत ने सजा के तौर पर इनके सर के आधे बाल काट दिए। इनके बाल काटने का वीडियो भी बनाया गया जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस मामले में पुलिस तक कोई भी शिकायत नहीं पहुंची है। न ही ग्रामीणों ने चोरी की शिकायत पुलिस को दी है और न ही जबरदस्ती बाल काटने या फिर प्रताड़ित करने की शिकायत आरोपियों ने पुलिस को दी है। हालांकि इस मामले में कोई भी शिकायत अभी पुलिस के पास नहीं पहुंची है, ना ही ग्रामीणों ने चोरी की कोई शिकायत पुलिस को दी है और ना ही इन युवकों को प्रताड़ित करने की कोई शिकायत पुलिस के पास पहुंची है। एलनाबाद उपचुनाव को देखते हुए एलनाबाद में अब चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हर पार्टी जनता के बीच पहुंच रही है। पार्टियां प्रयास यही कर रही हैं कि अपने प्रत्याशियों के लिए ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच जाएं और वोट की अपील करें। एलनाबाद उपचुनाव का ताज तो किसी एक का ही होगा, लेकिन उस ताज को अपने सिर पर सजाने के लिए कई प्रत्याशी बेकरार हैं। अब इस बात का फैसला तो एलनाबाद की जनता करेगी कि ये ताज किसके सिर पर सजाया जाएगा। लेकिन हरियाणा की चुनावी पार्टियां वोटिंग से पहले जनता के विश्वास को जीतने की पूरी कोशिश कर रही हैं। अब इधर एक और बीजेपी स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी कर दी गई है और दूसरी ओर बीजेपी के नेता उपचुनाव के प्रचार में जुट गए हैं। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह और सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल समेत एलनाबाद खंड के कागदाना गांव पहुंचे, जहां बीजेपी और जेजेपी की चुनावी रैली का आयोजन किया गया। इसलिए वक्त है एलनाबाद के विकास का, वक्त है इस बात का कि आप तरक्की के साथ चले, विकास के साथ चले। आप बदले इस इलाके की तस्वीर। जो सेम की समस्या है
14 गांव की उससे निजात पाएं, ये संकल्प लेकर चलने वाले लोग हैं। यहाँ पे काम शुरू हो गया है, उसका हम पूरा करके देंगे। अब एक और तो ओपी धनखड़ ने बीजेपी प्रत्याशी के चुनाव प्रचार का प्रसार किया है। वहीं दूसरी ओर अभय चौटाला पर निशाना साधने का भी खूब काम किया। ओपी धनखड़ ने अभय चौटाला के इस्तीफे की बात को लेकर उन्हें खूब लताड़ लगाई। अभय सिंह ने इस्तीफा क्यों दिया था? ज्ञान सिंह जी ने पढ़ के बताया कि अभय सिंह ने ये लिख के दिया हुआ है इस्तीफे पे, जब तक 3 कानून रहेंगे मैं विधानसभा वापिस नहीं आऊंगा। उनके प्रण को पूरा करना, उनको भी अपना प्रण पूरा करना चाहिए। इस रामायण में तो भाई ये भी लिखा हुआ है, प्राण जाए पर वचन न जाए। जब ये सशक्त इस्तीफा, विधानसभा में सशक्त इस्तीफे मंजूर नहीं होते, लेकिन पहली बार विधानसभा के स्पीकर ने भी सोचा, क्योंकि उनको भी पता था ये भाई जिस मुद्दे पर इस्तीफा दे रहा है वो कानून तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट से सटे पर है। अब ओपी धनखड़ ने अपने शब्दों के बाणों से अभय चौटाला पर प्रहार कर दिया, लेकिन इनेलो भी कहां पीछे हटने वाली है। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला भी अभय चौटाला के समर्थन में चुनावी प्रचार करने में जुट गए हैं। ओपी चौटाला बस में बैठकर ही अभय चौटाला के लिए प्रचार कर रहे हैं और जनता से अभय को वोट देने की अपील भी कर रहे हैं। तो अपने फैसले पे फुल चढ़ाओगे कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल। मैं तो तुहानू याद कराना आया कि तुसी अपने फैसले में सिरे चढ़ाना हो। एक पिंड में जाओ, एक साथी में मनाओ। साडा किसी के कोई किसी के नाल कोई द्वेष नहीं, साडी किसी के नाल कोई नाराजगी नहीं। असीं ते चौधरी के विलाल के सपनों को साकार करने के पक्ष है। साडी सोच यही है कि कृषि प्रधान देश का किसान और कमेरा संपन्न हुए, समृद्ध हुए, खुशहाल हो। आप अपने फैसले का मान रखना, अभय चौटाला को जिताने का काम करना, कहते हुए ओपी चौटाला ने गांव-गांव जाकर अभय चौटाला के हक में वोट मांगा। अब हरियाणा की तमाम चुनावी पार्टियां अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन इंतजार सभी को एलनाबाद के किंग का है। एलनाबाद उपचुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है, लेकिन फैसला जनता के हाथ में है। देखना ये होगा कि एलनाबाद का किंग कौन होगा और जनता किस पर विश्वास जताती है। हांसी पुलिस ने अनुसूचित जाति के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री युविका चौधरी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने युविका चौधरी से करीब 3 घंटे पूछताछ की है। क्रिकेटर युवराज सिंह के बाद सोमवार को बॉलीवुड अभिनेत्री युविका चौधरी को हांसी पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल युविका अपने पति प्रिंस नरूला के साथ एक वीडियो शूट कर रही थी। तभी युविका वहां फोन लेकर पहुंची और वीडियो बनाने लगी। इस दौरान वो जाति विशेष के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करती दिखाई दी, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। हालांकि इसके बाद युविका चौधरी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करके माफी भी मांगी थी। अब इस मामले में युविका चौधरी अपने पति प्रिंस नरूला और वकील के साथ हाईकोर्ट के आदेश पर सरेंडर करने हांसी के डीएसपी कार्यालय भी पहुंची थी। युविका चौधरी के खिलाफ हमारे पास एक FIR दर्ज है 321 नंबर। ये हमारे श्री रजत कंसल एडवोकेट हैं, उनके द्वारा करवाई गई है SC/ST एक्ट में। तो उसमें हमने इसको नोटिस किया था। उसके बाद ये हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने इनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने और बेल बॉन्ड पे छोड़ने की डायरेक्शन दे दी। तो आज इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करी। युविका चौधरी से पुलिस ने 3 घंटे की पूछताछ की और हाई कोर्ट के आदेशों पर औपचारिक जमानत पर छोड़ दिया गया। पूछताछ के दौरान युविका चौधरी के पति प्रिंस नरूला और उनके वकील भी मौजूद रहे। ऐसा है जी, केस का सबको पता है और उस केस में हमें उच्च न्यायालय से जो है आदेश हुए थे कि हम इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें, और वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन मैडम ने कर ली है। जो कॉपरेशन हमने जितना किया है, जितना कर सकते थे वो हमने किया है, और जो भी आगे न्यायालय के आदेश होंगे वो हम उनकी पालना करेंगे, फॉलो करेंगे। इंटरिम बेल पे हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल, इंटरिम बेल पे। हाँ जी इंटरिम बेल पे है। इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ली और हमें हमारी तरफ से हमने जो पूरा कॉपरेट किया है। नेक्स्ट जो भी आगे आदेश हाई कोर्ट के आएंगे वो हम सब फॉलो करेंगे।
एडवोकेट रजत कलसन की शिकायत पर उनके खिलाफ हांसी पुलिस ने SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था। तकरीबन 3-3.5 घंटे उससे पूछताछ चली है। पूछताछ करने के बाद उसका मोबाइल पुलिस ने रिकवर किया है, जब्त किया है और साइबर सेल के हवाले किया है और उसे बाद में पुलिस बेल पे छोड़ दिया गया। इसके साथ इसके वकील भी थे और कुछ बाउंसर वगैरह, इसका हस्बैंड जो है प्रिंस नरूला वो भी साथ था। तो अब पुलिस इसकी 10-15 दिन में इसके खिलाफ चालान देगी। चालान दे के कोर्ट में इसको अपनी रेगुलर जमानत करानी पड़ेगी और इसे हर तारीख पे जब अदालत जो भी तारीख फिक्स करेगी इन पर्सन कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा और अगर इसके खिलाफ एलिगेशन साबित हुए तो इसे 5 साल तक की सजा भी हो सकती है। हांसी पुलिस युविका चौधरी के खिलाफ हिसार की विशेष अदालत में चालान पेश करेगी, जहां से युविका चौधरी को नियमित जमानत करानी होगी। यदि युविका चौधरी पर आरोप साबित हुए तो उन्हें सजा भी हो सकती है। सोनीपत नगर परिषद को भंग कर नगर निगम बनाया गया। पहले तो चुनाव ही नहीं हुए और फिर चुनाव हुए। 6 साल लगा दिए चुनाव करने में। आखिरकार सोनीपत की जनता ने अपने मेयर भी चुना और पार्षद भी चुने, लेकिन एक पानी की समस्या का अधिकारी ही समाधान नहीं कर पाए। तो अब जनता जाए किसके द्वार? मेरे पीछे तस्वीरें सोनीपत के नगर निगम मेन गेट की हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि वो ये प्रतिनिधि हैं जिनको जनता ने चुना ताकि उनकी समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन इन प्रतिनिधि अधिकारियों से मिले तो इन्हें ही आश्वासन देकर भेज दिया गया और पानी की समस्या को लेकर ही ये आज सोनीपत नगर निगम के मेन गेट पर ही धरने पर बैठ गए हैं। इनके आरोप हैं कि जो नगर निगम के अधिकारी हैं वो समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, बार बार आश्वासन देकर भेज देते हैं और जो रेनीवाल लगाए गए हैं यहाँ से यमुना नदी पर, उनकी मोटरें खराब हो गई हैं और जिस कारण इनके घर पर जो रोज की रोज फरियाद पहुंचती है पानी की। सबसे पहले आपसे जान लेते हैं, पार्षद कांग्रेस के हो या बीजेपी के, लेकिन समस्या क्या कि आप ही धरने पर बैठ गए? हमें आज धरने पे बैठने के लिए मजबूर किया गया है क्योंकि हम 10 महीने हो गए हैं। बार बार अफसरों को कहे जा रहे हैं कि पानी की पूरे शहर में दिक्कत है। गर्मियों से शुरू किया था हमने बोलना कि इसको सोल्यूशन करवा दिया जाए, लेकिन इन्होंने गर्मी भी, पहले सर्दियों से हमने शुरू किया था, गर्मी भी आ गई, गर्मी भी जा चुकी है एक किस्म से, लेकिन इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। इतनी पुरानी मोटरें रखी हुई हैं कि वो हर हफ्ते ख़राब हो जाती हैं। जब भी हम फ़ोन करते हैं तो हमारे को ये बोला जाता है कि आज मोटर ख़राब हो गई। तो मैं इन अधिकारियों से बार बार ये पूछना चाहती हूँ कि ये मोटरें क्या बात है कि जो ये बार बार खराब हो रही हैं? अगर वो खराब हो रही है तो उनका स्थायी समाधान क्यों नहीं किया जा रहा? कब तक रहेगा धरना? धरना ये जब तक रहेगा कि जब तक यहाँ पे इस चीज का समाधान पूरी तरीके से नहीं होगा। सर तालाबंद कब तक? तालाबंद जब तक रहेगा जब तक अधिकारी को ठोस हमारे को वो जानकारी नहीं देते कि क्या चल रहा है, क्योंकि लोग हमारे से ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि पानी कब आएगा। अब इस प्रश्न का जवाब हम अधिकारियों से चाहते हैं कि ये पानी कब आएगा। जब वो हमें बताएंगे ये पानी तब अब आएगा तब हम यहाँ से उठेंगे, नहीं तो हम उठेंगे नहीं। चाहे रात हो जाओ, चाहे दिन हो जाओ, चाहे कल हो जाए, यहीं बैठे रहेंगे। आश्वासन क्या है? आश्वासन अभी तो अधिकारियों ने कुछ दिया नहीं, कोई आएगा तभी तो हमारे को आश्वासन देगा। हम जनता को जब भी तो कुछ कहेंगे, अभी भाई साहब ने बताया है ये। तो कहीं ना कहीं जो पार्षद है उनका यही कहना है कि जब तक अधिकारी यहाँ पर आकर ठोस कार्रवाई ना करते या फिर आश्वासन ना दें, जो मोटरें खराब होने का वो बार बार कह रहे हैं कि मोटरें खराब हो रही हैं जिस वजह से पानी की समस्या का समाधान नहीं हो रहा। लेकिन देखना अब यही होगा कि आखिरकार पार्षद कब तक धरने पर रहेंगे और अधिकारी पानी की समस्या का समाधान कब तक करते हैं। प्रदेश में धान की खरीद चल रही है। बड़ी संख्या में किसान अपना धान लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं और बहुत सारा धान इस वक्त मंडियों में पड़ा है। इसी बीच बरसात हुई है और बरसात ने मानो किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। फसलें उगाने, फसलें मंडी तक ले जाने और बेचे जाने तक किसान कई परेशानियों से होकर गुजरता है और एक बार फिर किसान परेशान है। जी हां, बेमौसम बरसात में हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में किसानों का धान भीग गया है और किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। तस्वीरें बल्लभगढ़ की अनाज मंडी की हैं, जहां आढ़तियों की ओर से फसल के बचाव के लिए किए गए इंतजामों के बावजूद हजारों क्विंटल गेहूं बरसाती पानी में डूबा नजर आया। आपको बता दें, बल्लभगढ़ अनाज मंडी और सब्जी मंडी साथ साथ हैं और दोनों ही मंडियों में से पानी की निकासी के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते जब भी यहाँ बरसात होती है तो मंडी परिसर में कई फीट पानी भर जाता है और इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। इसमें भाई बहुत नुकसान हुआ है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, सारी बोरी धान सब गीले हो चुके हैं।
मार्केट कमेटी का कहना है कि आढ़ती इंतजाम करेंगे, तो आढ़तियों के इंतजाम तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी पानी भरा हुआ है। ये तो भाई प्रशासन का काम है, ये तो पानी के लिए प्रशासन ही कर सकती है, जो ढील दे रही है। पानी की निकासी कोई व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है। अगर ऐसी हालात और बने रहे तो हालत खराब हो जाएंगे और यहाँ पर बीमारी फैल सकती है, पानी इकट्ठा हो जाएगा। ये तस्वीरें पलवल की हैं, जहां किसान की मेहनत, किसान के सपने, किसान की उम्मीदें बरसात के पानी में भीगकर दम तोड़ चुकी है। धान की बोरियां, धान की ढेरी जलमग्न हो चुकी है और साथ ही जलमग्न हो चुके हैं प्रशासन के दावे। वहीं सोनीपत की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अनाज मंडी में धान की फसल जलमग्न हो चुकी है। अधिकारी दावे करते हैं कि मंडी में सभी व्यवस्थाएं पूरी हैं और किसानों को दिक्कत नहीं आने देगी, लेकिन हल्की सी बारिश ने अधिकारियों के दावों को धोकर रख दिया है। इस बारे में तो संज्ञान में नहीं है, लेकिन जो हमारे आढ़ती की या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी डेयरी ओपन में नहीं रहेगी। अगर ओपन में रहती है तो उस पर तिरपाल वगैरह, करेट वगैरह की व्यवस्था की जाएगी। और रहा किसी तरह की कोई किसान की डेयरी, अभी तक हमारी नॉलेज में नहीं है कि कोई जीरी वगैरह किसी की भी है। फिर भी अगर किसी तरह का ऐसा ही कोई आया है, कोई केस हुआ है, तो हम उस आढ़ती के खिलाफ जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई बनती है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। फिलहाल यह नज़ारा सोनीपत अनाज मंडी का है। मेरी मौजूदगी खुद आप देख सकते हैं पानी में है, और पानी के अंदर ही जो अन्नदाता है उसी के धान की फसल पड़ी हुई है। ये है जो हल्की बारिश के बाद मंडी के ये हालात हैं कि आपको मैं दूसरी तरफ दिखा दूं कि वहां पर भी पानी ही भरा हुआ है। हालांकि कुछ ढेरियां ढकी जरूर गई हैं, लेकिन वो भी पानी के बीच में ही है। आप देख सकते हैं कि ये धान की फसल है और यह ऊपर से बिल्कुल भीगी हुई है। ये देखिए बिल्कुल भीग चुकी है और कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है। अधिकारी दावे तो करते हैं कि जब मंडी में जमींदार या अन्नदाता अपनी फसल लेकर पहुंचेगा कि व्यवस्थाएं दी जाएंगी, लेकिन एक हल्की सी बारिश के बाद मंडी के ये हालात हैं कि सारी की सारी जो ढेरियां खुले में डाली गई हैं और वो भीग चुकी हैं। मंडियों में भीग रहा ये केवल धान नहीं है, बल्कि प्रशासन के वो दावे हैं जो हर साल धान की खरीद से पहले किए जाते हैं कि अनाज के रखरखाव की पूरी तैयारियां हैं, लेकिन तैयारियां मुकम्मल होती नजर नहीं आती। भिवानी में फिर एक्शन मोड में दिखी सीएम फ्लाइंग। संयुक्त अभियान के तहत आचार की एक फैक्ट्री पर की रेड। फैक्ट्री में रेड के बाद जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखकर शायद आप भी बाजार में मिलने वाला अचार खाना बंद कर देंगे। ये वो अचार है जिसे आप कभी खाने के साथ खाते हैं, कभी पराठे के साथ। घरों से लेकर ढाबे, होटलों से लेकर शादियां, हर जगह आपको ये अचार जरूर मिलता होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं इस अचार को कैसे बनाया जाता है? तस्वीरें आपके सामने हैं। ये गंदे पानी के बीच पड़ा गाजर और मिर्ची है। हो सकता है बाजारों में मिलने वाले अचार को भी ऐसे ही बनाया गया होगा। ये है वो ड्रम जिसमें अचार को बनाते वक्त रखा जाता है। ये रही ड्रम के अंदर की तस्वीरें। अब आप ड्रम के बाहर का हाल भी देखिए जरा। ये तस्वीरें आपके मन को विचलित कर सकती हैं और आपका मन बाजारों में मिलने वाले अचार से हमेशा के लिए हट सकता है। अचार की शक्ल ऐसी है जिसे छूना भी कोई पसंद नहीं करे, लेकिन जनता इसी अचार को तो बड़े चाव से खाती है और मेहमानों को परोसा भी जाता है। ऐसे ही हम ज्यादातर लोग बीमारियों को न्योता भी देते हैं। आज हमने सूचना मिली थी कि हनुमान डाणी में कोई संजय अचार वाला है और वहाँ बहुत नकली अचार है, बेकार है, सड़ा हुआ अचार है। और वहाँ CID और सीएम फ्लाइंग से यहाँ छापा मारा था और आदेश मिले थे कि भी आप अपने साधन लेके पहुँचो, जो खराब अचार है उसको डंपिंग साइट पर ले जाकर उसको डिस्ट्रॉय करना। ये अचार काफ़ी ख़राब था और हालत उसकी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिससे लोग खा के बीमार हो सकते थे, और इसलिए हमने इस अचार को ले जाकर और डंपिंग साइट पे इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। यह अचार की फैक्ट्री भिवानी की। भिवानी में सीएम फ्लाइंग की टीम की सूचना के आधार पर इस फैक्ट्री पर रेड की गई। हालांकि टीम की कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री में कोई मौजूद नहीं था, लेकिन टीम को मौके पर जितना भी अचार मिला उसे कचरे के ढेर में फेंक दिया गया। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में अचार को ठीक उसी तरीके से बनाया जाता है जैसे कच्ची शराब बनाई जाती है। सारा ही खराब बना रखा है। तो मैडम हरस हमारे साथ थी,
उन्होंने कहा कि ये तो सारा डिस्ट्रॉय कराने का है। हमने डिस्ट्रॉय के आदेश कर दिए, जितना भी इसका खराब माल हो सब डिस्ट्रॉय होगा। फ्रेश है तो उसके सैंपल ले लिए, वो प्रोसेस में रहेगा। अगर कोई फैलाता है तो उसको सजा मिलेगी। 4 क्विंटल के करीब होगा। जो लाइसेंस वगैरह है, हाँ, लाइसेंस जिसने ले रखा है उस अधिकारी की भी जांच की जाएगी जिसने लाइसेंस ऐसी से कर दिया। बनाने वाला यहाँ कोई नहीं मिला है। एक लेडीज मिली थी, हमने जो इसको कर रही थी, अभी तक तो इसको प्रोसेस में अचार ड्राम में छिड़ा रखा है। जैसे शराब बनाते हैं ऐसे ही अचार बनता है। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि आपकी बीमारियों के कुछ एक कारण क्या रहते हैं। अब इन तस्वीरों को देखकर फैसला आपको करना है। क्या आप बाजारों में मिलने वाले ऐसे अचार को खाकर अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करना पसंद करेंगे या फिर ऐसे खाने की वस्तुओं को त्याग करेंगे? क्योंकि बाजारों में मिलने वाली आधी से ज्यादा वस्तुएं आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ ही हैं और आपको बीमार करने के लिए काफी है। मौके पर मिले अचार को नगर परिषद की कूड़े की गाड़ियों में डालकर नष्ट कर दिया गया है। लेकिन ये तो भिवानी की सिर्फ एक फैक्ट्री थी। देश में न जाने ऐसी कितनी फैक्ट्रियां होंगी जहां पर खाने की चीजों में मिलावट कर आम लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ होता होगा। सवाल अहम है, सोचिएगा जरूर।